मैं विकास सिंह चंद्रा आईएएस के प्लेटफॉर्म पे सभी लोगों का हार्दिक स्वागत, नमन, वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। सारे लोग दीर्घायु हों, यशस्वी हों, हर्षित रहें, खिलखिलाते रहें, मुस्कुराते रहें। बेटा, आज हम लोग फिर हिस्ट्री के एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पे आज हम लोग बात करेंगे, वार ऑफ बक्सर। बक्सर का जो युद्ध है, क्योंकि जितने इस समय बहुत सारे एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, आपका अभी पेट हुआ, बहुत सारे वनडे प्रिपरेशन के सारे एग्जाम आते जाते रहते हैं और सब में मॉडर्न हिस्ट्री का एक गजब रोल ही होता है। मतलब इस समय देखा जाए अगर पेपर में, तो एंशियंट और मॉडर्न इनका ज्यादा रोल हो गया है, मिडल हिस्ट्री का जो है थोड़ा सा रोल कम हो गया है। तो आज हम लोग जो बात करेंगे, तो प्लासी का युद्ध हमने ऑलरेडी इस पे वीडियो बहुत अच्छे तरीके से बनाया है, उसको देखेंगे। कर्नाटक युद्ध देखेंगे तो थोड़ा सा सिनेरियो समझ में आएगा हो क्या रहा है। इसके बाद जो बक्सर का युद्ध है, तो हम लोगों को पता है कि 1757 में आपके बंगाल में युद्ध होता है, जिसमें रॉबर्ट क्लाइव पूरे तरीके से नवाब सिराजुद्दौला को परास्त कर देते हैं। और ये छल द्वारा लड़ा गया युद्ध होता है, जिसमें मीर जाफर वहां की गद्दी पे विराजमान हो जाता है और नवाब सिराजुद्दौला अंततः मृत्यु को प्राप्त करते हैं। अब होता क्या है कि कहते नहीं कि इच्छाएं जो होती हैं वो दुख का कारण है। जो मीर जाफर था वो गद्दी पे तो बैठ गया, लेकिन गद्दी पे बैठने के बाद हुआ क्या कि अंग्रेजों की जो महत्वाकांक्षा थी उसको वो संतुष्ट नहीं कर पा रहे थे। अंग्रेजों का जो कंपनी का शासन था वो सिर्फ और सिर्फ क्या चाहता था, मिनिमम इनपुट मैक्सिमम आउटपुट, यानी कम से कम लागत में ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाया जाए। और ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने में ये हो गई कि मीर जाफर उनकी संतुष्टियों को पूरा ही नहीं कर पा रहा था। अब चूंकि रेवेन्यू कलेक्शन किसके पास होता था, मीर जाफर के पास होता था, और मीर जाफर से किसी न किसी बहाने से अंग्रेज लेते थे। अंग्रेजों की महत्वाकांक्षा को जब मीर जाफर पूरा नहीं कर पाया तो थोड़ा बहुत फिर क्या किया, दरकिनार करने लगा, बहानेबाजी करने लगी। और इस बीच में अंग्रेजों ने उनसे एक बात कही कि भाई मुझे कम से कम 3 जिलों की हमें दीवानी दे दो। कहां कहां की दे दो? तो उन्होंने कहा वर्धमान, चटगांव। और ये चूंकि ये युद्ध लड़ा कब गया था, तो 23 अक्टूबर 1764 में लड़ा गया था। तो वर्धमान, चटगांव और तीसरा जो था हमारा मेदिनीपुर, इस 3 जिलों की दीवानी मांग रहे थे। कौन? अंग्रेज मांग रहे थे। और मीर जाफर लगातार बहाना बना रहा था। इस बहानेबाजी से अंग्रेजों को लगा कि भाई जिस महत्वाकांक्षा को सफल बनाने के लिए हमने इनको गद्दी पे बैठाया, ये तो मामला ही हम लोगों का गड़बड़ कर रहा है, तो इसी को ये हटा देते हैं। और हटाए तो हटाए कैसे, पहले कोई इल्जाम लगाना पड़ेगा। और ये जो इल्जाम लगा था वो भी स्वाभाविक रूप से सत्य था कि ये बताए कि ये क्या कर रहा है, तो ये डच के साथ संबंध बढ़ा रहा है। कौन? मीर जाफर को बताया कि मीर जाफर जो है ये डच लोगों के साथ अपना संबंध बढ़ा रहा है। और डच लोगों के साथ संबंध बढ़ा रहा था, ये भी स्वाभाविक है कि ये डच लोगों के संबंध में आकर अपनी सेनाओं को प्रशिक्षित करना और इन लोगों से मुकाबला लेने के लिए आंतरिक रूप से सोच रहा था। लेकिन इसी बीच में एक युद्ध होता है, बड़ा निर्णायक युद्ध होता है 1759 में, जिसको बोलते हैं बेदरा का युद्ध। बेदरा का युद्ध। और इस युद्ध में डच लोग जो थे वो पूरे तरीके से परास्त हो जाते हैं। किससे? अंग्रेजों से संपूर्ण रूप से विनष्ट हो जाते हैं और ये अपना राजनीतिक वर्चस्व खो देते हैं। अब ये छोटी मोटी जगह पे सीमित हो जाते हैं, लेकिन इनका राजनीतिक वर्चस्व पूरे तरीके से, बेदरा के युद्ध में एक निर्णायक युद्ध होता है जिसमें अंग्रेजों से परास्त हो जाते हैं। इनकी कहानी खत्म। फिर 1760 में आपको पता है कि 1756 से 63 के बीच में 7 वर्षीय युद्ध हो रहा था। कहां? इंग्लैंड, फ्रांस में। और वहां के युद्ध का जो परिणाम था वो यहां भी होता है। और 1760 में एक और निर्णायक युद्ध होता है जिसको बोलते हैं वांडी वास का युद्ध। वांडी वास का युद्ध। और इस युद्ध में फ्रेंच पूरे तरीके से ब्रिटेन से क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। ये भी नष्ट हो जाते हैं, ये भी अपना राजनीतिक वर्चस्व पूरी तरीके से खो देते हैं। पेरिस की संधि होती है, उसके द्वारा ये भी खत्म। अब फ्रेंच भी खत्म, डच भी खत्म, पुर्तगीज पहले भी खत्म थे, डेनिश खत्म ही थे, सब लोग खत्म हो गए। देखो सिनेरियो क्या बन रहा है। अब सिनेरियो जब ये बन रहा है इन लोगों, तो उसकी आकांक्षा भी ब्रिटिशर्स की ज्यादा हो गई कि बंगाल में मजा नहीं आ रहा है यार, रेवेन्यू कलेक्शन ये करता है और वहां जो रेवेन्यू कलेक्शन पूरा होता था उसको बहाने से लेना पड़ता था। तो इनको लगा कि अब रेवेन्यू कनेक्शन का अधिकार ही हमारे पास आ जाए तो कितना मजा हो। तो इन्होंने कहा भाई मुझे 3 जगह की दे दो, वर्धमान की, चटगांव की, मेदिनीपुर की क्या दे दो? दीवानी दे दो। इसने कहा भाई नहीं दे पाएंगे। कहा नहीं दे पाओगे? कहा हटो।
तुम यहाँ इनसे संबंध बढ़ा रहे हो, इनको हटा दिया। कहा डचों से संबंध बढ़ा रहे हो, इसी को ये बहाना देकर और इनको आप पदस्थ कर दिया और किसको बैठा दिया गद्दी पे? मीर कासिम को। अब मीर कासिम जब गद्दी पे बैठता है बेटा, तो मीर कासिम से पहले ही अलायंस हो चुकी होती कि भाई हम आपको गद्दी दे रहे हैं, आपको नवाब बना रहे हैं। बंगाल जैसे क्षेत्र में जो इतनी फर्टाइल, जो उसको मैंने कहा कि मुर्शिद कुली खां, अलवर्दी खां के टाइम में उसको भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था, क्योंकि बहुत सुंदरबन डेल्टा, इतनी नदियों का, ब्रह्मपुत्र नदी, गंगा नदियों का वहां पूरा ट्रिब्यूटीज का जाल फैला हुआ था। तो क्या उत्पादन होता था, और उत्पादन ही उस समय कृषि बहुल क्षेत्र ही सबसे प्रॉस्पेरियस क्षेत्र माना जाता था, तो बड़ा अच्छा उपजाऊ क्षेत्र हुआ करता था। अब ये जो मीर कासिम जब गद्दी पे बैठा तो उसने सबसे पहले क्या किया कि ये 3 जिलों की दीवानी दे दी, बर्धमान की, चटगांव की, मेदना। और ये हुआ कब? 1760 में। 1760 में क्या कौन बैठ गया? मीर कासिम बैठ गया। इसने 3 जिले की दीवानी दे दी और बहुत सारे पैसे भी दिए, और पैसे उसे देने के बाद इनको संतुष्ट कर दिया। लेकिन मीर कासिम एक चतुर और सुयोग्य शासक था। इसने लगा कि जब मीर जाफर जैसे लोग सुस्त प्राणी इनसे संतुष्ट नहीं हो पाए तो कल का इससे भी मुझसे असंतुष्टि बढ़ेगी, इसलिए ये शुरू से ही अंग्रेजों के अगेंस्ट आंतरिक चालों में कूटनीतिक तरीके से अपने आप को सबल बनाना स्टार्ट कर देता है। अच्छा, इसमें एक बड़ा बारीकी पॉइंट है कि उस समय दिल्ली का शासन जो था, दिल्ली के जो अपने भाई साहब थे, मेन हुकूमत करता मुगल भाई साहब, वो कौन थे? तो फर्रुखसियर जब एक बार बहुत बीमार हुए, बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, अब तब लगा था कि मर जाएंगे, और वैदिक उपचार हुआ पर ठीक नहीं हुए। उसी बीच में क्या है कि एलोपैथिक का एंटर हुआ था इंडिया में, तो अंग्रेज लोग डॉक्टर को लेकर गए, उनको ठीक कर दिया। फर्रुखसियर का वाह आपने मेरी जान बचा दी, बताओ क्या चाहिए? कहा बंगाल में हमको दस्तक ना देना पड़े, हमको टैक्स फ्री बिजनेस का अधिकार दे दो। तो फर्रुखसियर ने कहा जाओ, आपने मेरी जान बचाई है, आपको दस्तक नहीं दिखाना, आप फ्री व्यापार करोगे। कहाँ? बंगाल में। अब बंगाल में चूंकि ब्रिटिशर्स फ्री में व्यापार करते थे, तो उनका बंगाल के राजस्व में एक बहुत बड़ा क्या होता था? घाटा होता था। अब ये घाटा पूरा कहां से हो? तो ये घाटा चलो हो रहा था तो सही था, लेकिन अंग्रेजों ने क्या किया कि जैसे बाकी जितने भी व्यापारी थे उनसे कहते थे तुम भी टैक्स ना दो, लो हमारे चुंगी दिखा देना कि हम ब्रिटिशर्स से हैं, और पैसा उनसे ले लेते थे। यानी कि दूसरे को भी फ्री में व्यापार करवाते थे और खुद पैसा कमाते थे। इससे क्या हुआ कि बड़ा मामला उलझ गया, बंगाल का राजस्व बिगड़ने लगा। और ये बंगाल का राजस्व जो बिगड़ता है, अभी दिखाते हैं कि क्या स्थिति हो जाती है। जो स्वर्णिम क्षेत्र कहा जाता था, जो प्रॉस्पेरियस क्षेत्र कहा जाता था, उसकी स्थिति ये हो जाएगी कि 1770 में लगभग 30 लाख लोग भूखों मर जाते हैं बंगाल में। वो स्थितियां पैदा होंगी, लेकिन उस स्थितियों को पैदा करने के पहले थोड़ा सा इसके ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में हम लोग बात कर लें। तो बेटा हमने कहा कि बेदरा का युद्ध हुआ, वांडीवास का युद्ध हुआ, दोनों इसके जो मेन कंपटीटर थे वो खत्म हो गए। अब इनने कैलकुलेशन किया, इन 3 जगह की जब दीवानी मिली तो इनको बड़ा मजा आया। कहा भाई 3 जिले में तो इतना पैसा है, अगर पूरा बंगाल मिल जाए तो मजा आ जाए। लेकिन पूरा बंगाल मिलेगा कैसे? क्योंकि दीवानी देने का राइट जो है वो किसको है? मुगल शासक को है। और मुगल की गद्दी पे इस समय मान लो ये बंगाल है, ठीक, और यहां पे इनका कब्जा हो चुका है, ठीक। 1757 में, 1757 में इनका कब्जा हो गया था प्लासी के युद्ध में। टाइम चल रहा है 1760 का। अब इनको चाहिए क्या? बगल ही यहाँ क्या है? अवध है। यहाँ के भाई साहब कौन नवाब हैं? शुजाउद्दौला है। तो यहाँ के नवाब कौन है? वो सिराजुद्दौला थे, ये शुजाउद्दौला है। शुजाउद्दौला भाई साहब यहाँ के नवाब हैं। इससे लगा हुआ यहाँ दिल्ली है। दिल्ली के उस समय मुगल शासक कौन है? शाह आलम द्वितीय हैं, शाह आलम सेकंड। अब सोचते हैं पूरे बंगाल का रेवेन्यू कलेक्शन मिल जाए, लेकिन मिलेगा कैसे? वो तो दिल्ली वाले शासक से मिलेगा। तो ये इधर क्या कर रहा है? जो मीर कासिम है उसने कुछ रणनीतियां चलना स्टार्ट कर दी। कहा इसको भगाएंगे। अब क्या करो, अंग्रेजों को भगाते हैं यहाँ से। तो उसने भगाने के लिए देखो किया क्या। सबसे पहले उसने वहां की राजधानी बंगाल की क्या थी? तो मुर्शिदाबाद थी। किसने बनाई थी? मुर्शिद कुली खान ने बनाई थी राजधानी मुर्शिदाबाद। तो मुर्शिदाबाद से सबसे पहले अपने राजधानी को हस्तांतरित कर मुंगेर कर दिया। पहला काम क्या किया? राजधानी परिवर्तन किया। राजधानी क्या कर दी? मुर्शिदाबाद से मुंगेर को कर दी। दूसरा क्या हुआ?
सैन्य व्यवस्था बनाने लगा, व्यवस्था का आधुनिकीकरण करने लगा। आधुनिकीकरण यूरोपीय तर्ज पर, उस समय माना जाता था ना कि यूरोपीय ज्यादा हैं, वो यूरोपीय ज्यादा शक्तिशाली है, उनकी टेक्निक ज्यादा शक्तिशाली, अपनी सेनाओं को ये थोड़ा यूरोपीय तर्ज से क्या करने लगा, डेवलप करने लगा। बात यही नहीं रुकी और इसने एक काम ऐसा किया कि अंग्रेजों के कान खड़े हो गए, दोनों कान से धुआं निकलने लगा, रातों रात जलजला उठे, पृथ्वी हिलने लगी उनकी। क्यों? क्योंकि इसने क्या किया, दस्तक, चूंकि दस्तक का बहुत दुरुपयोग कर रहे थे, अपना दस्तक दिखा के दूसरों को भी टैक्स नहीं देने देते, इसने दस्तक फ्री व्यापार कर दिया, कहा सारे व्यापारी दस्तक फ्री व्यापार करो, तो दस्तक फ्री कर दिया। अब जैसे दस्तक फ्री व्यापार किया तैसे अंग्रेजों के पैर से जमीनें खसक गई। कहा अरे ये तो हम लोगों का पूरा कान काट देगा, लगता है हम लोगों को अपना डोरी डंबर पैक करना पड़ेगा, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। तब अंग्रेजों ने कहा अब नहीं होगा, पानी सर के ऊपर जा रहा है और युद्ध होता है, और मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में लगातार 3 युद्ध होते हैं। तो पहला जो युद्ध होता है वो होता है कटवा का युद्ध। कटवा का युद्ध, अब इससे कटवा से कहे तो दांते काट लिया, तो क्या मीर कासिम दांते नहीं काटा था, नमवा है इसका कटवा का युद्ध। हाँ, तो कटवा का युद्ध होता है, बहुत भयानक युद्ध होता है, कोई बहुत ज्यादा निर्णायक नहीं होता, लेकिन फाइनली होता कब है तो 1763 में होता है, और मीर कासिम इसमें अंततः पराजित हो जाता है। दूसरा एक युद्ध और होता है, गिरई मछली जानते हो? गिरई खाने में गंदी होती है, हम तो खैर शाकाहारी हैं, खाना भी नहीं चाहिए सात्विक तरीके से, तो मछली होती है गिरई, उसे से याद कर लो, गिरिया का युद्ध। गिरिया का युद्ध होता है, गिरिया का युद्ध यह भी कब होता है तो 1763 में होता है, और इसमें भी एक भयानक निर्णायक युद्ध होता है, लेकिन इसमें भी मीर कासिम को शिकस्त होती है। शिकस्त देखना पड़ता है, मीर कासिम को कहता है भाई का यार बार बार शिकस्त का मुंह देखते देखते अपने चेहरे से चिढ़ होने लगी है, कहता अब की बात तब तक तोड़ेंगे नहीं, तब तक छोड़ेंगे नहीं। और तीसरा युद्ध होता है जिसको बोलते हैं उदय नाला का युद्ध। उदय नाला का युद्ध ये होता है 1764 में, और इस युद्ध में फाइनलाइज्ड हो जाता है पूरा मामला, रफा दफा, और इसमें मीर कासिम पूरे तरीके से बुरे तरीके से परास्त होता है, और मीर कासिम भाग जाता है, यहां से भगा सीधा कहां पहुंचा, अवध। कहा है सुजाउद्दौला भाई साहब ऐसा करो कि अंग्रेज लोग बहुत परेशान कर रखे हमको, शरण दे दो। सुजाउद्दौला भी समझ रहा था, सब मामला देख रहा था कि अंग्रेज कैसे वर्चस्व में आ रहे हैं, पड़ोसी है, कल के हमको भी दिक्कत देगा, तो उसने कहा शरण दे देता है इसको। अच्छा, ये अपने साथ कुछ सेना वोना भी लेकर गए थे, मीर कासिम कुछ सेना लेकर गए, इन्होंने कहा ऐसे काम नहीं चलेगा, मिलाओ इनको भी मिलाओ। शाह आलम द्वितीय से भी मीटिंग करते हैं, ये तीनों लोग मीटिंग करके कहते हैं भैया अब अंग्रेजों को यहाँ से बाहर खदेड़ना है। कहे ठीक है चलो मीटिंग करते हैं, तीनों लोग मिलाते हैं, कौन, शाह आलम द्वितीय, सुजाउद्दौला और मीर कासिम, तीनों लोग खड़े होते हैं जबरदस्त तरीके से। बंगाल में, बिहार में एक जगह होती है बक्सर, वहीं जाके युद्ध होता है। और युद्ध कब होता है तो मैंने बताया 23 तारीख 1764 को बक्सर की जगह पर दोनों सेनाएं आमने सामने आती हैं, और त्रिगुट एक तरफ होता है, यानी कि शाह आलम, मीर कासिम और सुजाउद्दौला एक तरफ, और अंग्रेज एक तरफ। और अंग्रेजों का उस समय जो नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो जो है वो अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था, और निर्णायक युद्ध होता है, और इस युद्ध में बुरे तरीके से अलायंस हार जाती है, त्रिगुट परास्त हो जाते हैं, मीर कासिम भाग जाता है और अज्ञातवास में जाके मरीन जाता है, उसका पता ही आता नहीं, वो मीर कासिम भगा, वो मर गया जाके, उसका मामला खत्म। अब बचे कौन, अवध के नवाब बचे नंबर 1, नंबर 2 बचे तुम्हारे शाह आलम सेकंड, मुगल भाई साहब। अब जो है दोनों के साथ समझौता होना था, उस बीच में रॉबर्ट क्लाइव चले गए थे, कहां, ब्रिटेन। रॉबर्ट क्लाइव ही एक ऐसा व्यक्ति था जिसने कंपनी को इतना बड़ा उपनिवेश राजनीतिक परत आर्थिक दोनों रूप से प्रदत्त कराया था। लेकिन हम तुम्हें बता देना, ऐसा शोषण करता है, यहाँ के आदमियों को भूखो भूखो रोटी रोटी के लिए मार डालता है। इसीलिए बाद में रॉबर्ट क्लाइव जब यहाँ से जाता है अपार धन संपदा ले जाता है, इतना धन ले जाता है कि उसको वहां जो है ब्रिटेन में सारे लोग नबूब बोलते हैं जो भारत से जाते हैं, इतना धन लेकर जा रहा था। लेकिन होता क्या है, लास्ट में आत्महत्या करके मरता है। इसकी वो दुर्गत होती है, वो दुर्गत, इसीलिए कहते हैं ना कि ज्यादा इच्छाएं नहीं रखनी चाहिए, इच्छाएं दुख का कारण है। गौतम बुद्ध अज्ञानी थे क्या? उन्होंने क्या कहा
बुद्धम शरणम गच्छाम, संघम शरणम गच्छाम, धम्मम शरणम गच्छाम। उन्होंने कहा इच्छाएं दुख का कारण है, तो इसलिए बहुत इच्छा रख लिया था। खैर चलो आते हैं, तो ये सब मिलके युद्ध लड़े, हार गए। अब क्या हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव उधर से बुलाया जाता है कि अलायंस करने के लिए, समझौता करने के लिए। वो फिर से लंदन से आता है, वहां से इंग्लैंड से, और एक इलाहाबाद की संधि होती है। उस समय प्रयागराज का नाम इलाहाबाद था, तो इलाहाबाद की संधि होती है। और दो संधि होती है, फर्स्ट सेकंड। फर्स्ट जो होती है वो नवाब शाह आलम, मुगल जो होते हैं शाह आलम सेकंड के, अवध के नवाब जो होते हैं शाह आलम सेकंड के साथ, अवध के नवाब शुजाउद्दौला के साथ होती है, शुजाउद्दौला। तो पहले में क्या होती है, इनसे पहले संधि में क्या कहा जाता है, सुनो। उनसे कहते हैं कि मुझे बंगाल, बिहार, उड़ीसा तीनों की दीवानी राइट दे दो। कहता पूरा बंगाल, पूरा बिहार, पूरा उड़ीसा तीनों दीवानी। कहता नहीं दे पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा, इस कागज पे साइन नहीं हो पाएगा, हम मर जाएंगे, हार्ट अटैक से मर जाएंगे। कहता ऐसा सुनो, तुम्हें हम कुछ कंपनसेशन देते हैं, तुम्हें इसके क्षतिपूर्ति में कुछ देते हैं। कहे कहा देते हो? कहा इलाहाबाद और कड़ा, ये दोनों क्षेत्र हम आपको वापस दे देते हैं, इन दोनों की दीवानी राइट आप ले लो। इलाहाबाद कड़ा क्षेत्र किसका है? ये अवध के नवाब का क्षेत्र। कहता है टेंशन ना लो, अभी इनके साथ भी तो संधि करेंगे। तो इलाहाबाद की संधि कब होती है? 1765, 1765 में दो संधियां होती हैं। इलाहाबाद की संधि पहला होती है शाह आलम सेकंड के साथ, जिसके द्वारा उनको बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी राइट मिल जाती है, वहां का टैक्सेशन व्यवस्था मिल जाता है। लेकिन ये इसमें इसका रूह कांप जाता है, और रूह जब थर्राती है, कहता है हमसे ना हो पाएगा, हे रॉबर्ट क्लाइव, हमसे ना हो पाएगा भैया, बहुत तगड़ी चीज मांग रहे हो। तो कहता ठीक, कंपनसेशन में आप इलाहाबाद और कड़ा का क्षेत्र ले लो, जाओ, इससे थोड़ा बहुत खर्चा पानी चलाना। कहा अब नहीं हो पाएगा, कुछ और करो, बहुत परेशान है, बहुत दिक्कत में है। कहा अच्छा ठीक है, लो 26 लाख रुपया पेंशन भी देंगे। 26 लाख रुपया क्या देंगे? पेंशन देंगे वार्षिक। यही वारेन हेस्टिंग्स बाद में इसको लाके खत्म कर देगा। ठीक, तो 26 लाख रुपया पेंशन। कहता है चलो ठीक है, अब सही है, मामला रफा दफा ये करते हैं। अब इनके साथ थोड़ा पोलाइट मतलब सही तरीके से पेश आए थे अंग्रेज। क्यों? इनको लग रहा था ये दिल्ली का हेड है, ये पूरे भारत को मैनेज करेगा, तो इससे अभी थोड़ा प्यार से आओ। लेकिन इसको शुजाउद्दौला को पकड़ के रौंद दिया। इसके साथ ऐसी अलायंस की बर्बाद हो गया, लुट गया। पहले इलाहाबाद कड़ा दोनों क्षेत्र छीन लिया, दे दिया किसको? दे दिया इनको, शाह आलम सेकंड को। उसके बाद इनसे कहा तुमने गुस्ताखी की, तुमने हमारे दुश्मन मीर कासिम को रखा, इसलिए आप 50 लाख रुपया जुर्माना दो। 50 लाख रुपया जुर्माना लेता है, और इनसे एक दो दुर्ग भी ले लेता है जहां अपनी आर्मी को रखा जा सके। तो इस तरीके से दो अलायंस होती है 1765 में, और रॉबर्ट क्लाइव ने वहां द्वैध शासन स्थापित कर दिया। द्वैध शासन स्थापित करने का मतलब समझ रहे हो कि बंगाल में उसने फिर से किसको बैठा दिया? मीर जाफर को फिर से बैठा दिया। लेकिन अब मीर जाफर के पास दो तरीके से हो गई। बंगाल में एक चीज हो गया क्या? कर लेने वाला काम, कर लेना, पैसा इकट्ठा करना वहां के लोगों से, और दूसरा शासन व्यवस्था चलाना, शासन व्यवस्था चलाना। तो शासन व्यवस्था पूरा चलाने का काम किसको दे दिया? नवाब साहब को दे दिया। किसको? मीर जाफर को दे दिया। और टैक्सेशन की व्यवस्था, पैसा वाला काम किसका हो गया? टैक्सेशन, ये रॉबर्ट क्लाइव का हो गया, ब्रिटिशर्स का हो गया। कहा जाता है कि रॉबर्ट क्लाइव हैड ऑल पावर विदाउट एनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब उसके पास सारे प्रशासनिक पावर थे, मेन क्षमता थी, लेकिन कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। एंड मीर जाफर हैड ऑल रिस्पॉन्सिबिलिटी विदाउट एनी पावर, मतलब इसके पास सारा दायित्व था। का हो रहा है, के पेट पिराए रहा है, के दस्त हो रहा है, रिंकुआ पिंकुआ वो क्षेत्र में विद्रोह हो गया, वहां डिजर्ट पर, वहां ड्रॉप है, वहां जो है फ्लड आ गया, ये सब सारा व्यवस्था देखने का जिम्मा की झंझट का काम किसका? मीर जाफर का। और बिना झंझट के खाली पैसा लेने का काम किसका? ब्रिटिशर्स का। इसको कहा गया द्वैध शासन। और इस शासन को लाया कौन? तो रॉबर्ट क्लाइव लाए। अब दूसरी चीज, एक चीज और समझ लो। मैंने कहा है वो बंगाल था क्या?
एक स्वर्णिम क्षेत्र था, जहां ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां, जो सांगपो, वहां तुम्हारी तिब्बत से निकलते हुए अरुणाचल प्रदेश से एंटर करते हुए और तुम्हारा ये सब एरिया कवर करते हुए जमुना नाम से बांग्लादेश में जाती है और फिर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। उधर गंगा नदी पूरा इंडिया की 2525 किलोमीटर सबसे बड़ी नदी, जो पूरा आते हुए पद्मा नाम से बांग्लादेश होते हुए गिर जाती है। लेकिन इस नदियों के जाल का इतना प्रॉस्पेरियस इलाका, इतना समृद्ध इलाका, 1770 में भाई इसका वो हाल होता है कि यहाँ इतना भयानक अकाल पड़ता है कि कहते हैं कई सारे 25 से 30 लाख, कुछ लोग तो कहते हैं कि बंगाल की पॉपुलेशन का 1/3 पूरी भूख से ही मर गई। सोचो, जो इतना धनाढ्य क्षेत्र था किससे मर गया? सिर्फ ब्रिटिशर्स की जो कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उसकी पॉलिसी जो थी जितना एक्सप्लॉयटेटिव थी, इतना ज्यादा शोषणकारी थी कि उसके पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए पूरा बंगाल खत्म हो गया। और इस प्रकार से बक्सर का युद्ध होता है और बहुत सारे युद्धों पे हम लोगों की चर्चा होती रहेगी। और सर्कुलेटरी सिस्टम का जो सेकंड पार्ट था वो भी आज हम प्रोवाइड करेंगे। दिल से शिद्दत के साथ जबरदस्त होके लग जाएं, पूरी पूरे रूह के साथ आप पढ़ाई करते रहें, कंसंट्रेट होके करते रहें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और इसके बाद जो आपको वीडियो, जो पॉइंट कम समझने में आते हो, कमेंट बॉक्स में जाके उसको बोला करें कि ये पॉइंट क्लियर नहीं हुआ सर जी, इस पॉइंट पे दूसरा वीडियो बना दीजिए। फिर हम आते हैं। जय हिंद, जय भारत।